हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड आउटकम करेंगे, आइडेंटिफाई द एक्ट्स गवर्निंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। तो फर्स्ट हमारा एक्ट है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 उसने रिप्लेस किया जो मोटर व्हीकल पहले एक्ट था 1939 को रिप्लेस किया, और नया मोटर व्हीकल एक्ट आया 1988। और यह कहते कि फोर्स में आया 1 जुलाई 1989 को। और चैप्टर 9 के प्रोवाइड करवाता है कंपलसरी इंश्योरेंस टू द मोटर व्हीकल, और इसके अकॉर्डिंग कंपलसरी इंश्योरेंस होनी चाहिए मोटर व्हीकल। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो मोटर व्हीकल कैन बी यूज्ड इन पब्लिक प्लेस अनलेस देयर इन द फोर्स इन रिलेशनशिप। कहते हैं कि कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी मोटर व्हीकल, कोई गाड़ी, ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस पे चल नहीं सकती जब तक उसके पास ऑथराइज्ड इंश्योरेंस से इशू नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, कहते हैं ये जो पॉलिसी है दिस पॉलिसी इज़ रिक्वायर्ड, जो वो ऑथराइज्ड इंश्योरर है वो जो पॉलिसी इशू कर रहा है, कहते हैं वो उस पॉलिसी रिक्वायर्ड टू कवर उस इंश्योर्ड की लाइबिलिटी कवर होनी चाहिए, डेथ और बॉडली इंजरी, सर्टन पर्सनस, थर्ड पार्टीज, फेयर पेइंग पैसेंजर्स, पेड ड्राइवर्स एक्सेट्रा। ठीक है, मीन्स के उस पॉलिसी में होना चाहिए कि वो डेथ या बॉडली इंजरी थर्ड पार्टी की पे करे, कंपनसेशन पे करे। ठीक है, या तो जो फेयर पेइंग पैसेंजर, जो किराए मतलब बस है सपोज उसमें किराए वाले पैसेंजर वाले बैठे हैं तो फेयर पेइंग पैसेंजर हो गए, पेड ड्राइवर्स हो गए, या कोई थर्ड पार्टी का डैमेज वो कवर करे। कहते हैं जो लिमिट्स ऑफ द लायबिलिटी रिक्वायर्ड टू कवर्ड आल्सो बी प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। जो लिमिट्स हैं वो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड की गई, लिखी गई हुई है। मोटर व्हीकल एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि दिस अमेंडेड इज़ ये स्पीडी सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए होता है। ठीक है, जो पर्सन मोटर व्हीकल में एक्सीडेंट में आता है, ठीक है, स्पीडी सेटलमेंट करता है मोटर व्हीकल्स क्लेम्स की। तो कहते हैं दो प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय दिस ट्रिब्यूनल इज सिंपल एंड फास्ट। जो इसका प्रोसीजर है MACT का, ठीक है, वो कहते हैं बड़ा फास्ट है और उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है, इसीलिए ये कहते हैं जो प्रोसीजर है इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1989 मैंडेट करता है जी बी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगी विक्टिम, एक्सीडेंट के विक्टिम को। ठीक है, किसी मोटर व्हीकल के कारण या मोटर व्हीकल्स के कारण पब्लिक प्लेस पर ओनर या ओनर के द्वारा किसी भी हादसा होता तो विक्टिम को पैसे मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट प्रोवाइड्स, फिर दोबारा वही लिखा है कि नो पर्सन शैल बी यूज़ मोटर व्हीकल पब्लिक प्लेसेस पे नहीं चला सकता विदाउट द इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो वो वही पॉलिसी पे चला सकता है जो मोटर व्हीकल के अंडर कंपाइल्स आती हैं। कहते हैं सच पॉलिसीज इंश्योरर एग्री करता है कि वो डमनीफाई करेगा, जो मोटर व्हीकल का यूज़र है उसको डमनीफाई करेगा कि उसके अगेंस्ट कोई लीगल लाइबिलिटी आएगी तो वो कंपनसेशन पे करेगा इंश्योरर। ठीक है, और विक्टिम कौन है, थर्ड पार्टीज़ ऑफ द एक्सीडेंट, डेथ, इंजरी, डिसेबिलिटी, प्रॉपर्टी डैमेज एक्सेट्रा हुआ है जिसका, या अराइजिंग आउट ऑफ द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल, उस मोटर व्हीकल की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे जो MACT है कंपनसेशन पेएबल टू द क्लेमेंट, जो कंपनसेशन, अभी कंपनसेशन कितना पे करना है, ठीक है, वो डिसाइड करता है डिटरमाइंड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स MACT, जो इस्टेब्लिश किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, MV एक्ट में। द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 साइलेंट फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर्स है इसका कि नो पर्सन शेल यूज़, वो यूज़ नहीं कर सकता एक्सेप्ट एज ए पैसेंजर बस यूज़ कर सकता है, एज ए पैसेंजर गाड़ी में बैठ सकता है, बट कोई बंदा नो पर्सन शेल यूज़ मोटर व्हीकल, कोई मोटर व्हीकल यूज़ नहीं कर सकता पब्लिक प्लेस पर जब तक उसके पास अनलेस वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो। सेकंड है
कहते हैं जो पॉलिसी है उसमें वो मस्ट अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी, तो उसमें लाइबिलिटी कवर होनी चाहिए, ठीक है, टू द थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी एंड और इंजरी टू एनी पर्सन और डैमेज टू द थर्ड पार्टी। ये सेक्शन 147 है, ये सेक्शन 146। एंड द इंश्योरर कैन बी मेड अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग ऑफ द मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल क्लेम्स ट्रिब्यूनल। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पार्टी बना सकती है, ठीक है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149। एंड कहते हैं व्हेन अ कोर नोट इशूड बाय द इंश्योरेंस company is not followed by the policy within the prescribed time, the insurer is bound to notify the fact to the concerned registering authority। सेक्शन 47 में बताया गया है जब वो एक नोट इशू कर देती है इंश्योर्ड को, तो उनको पॉलिसी विद इन द पॉलिसी पीरियड जो टाइम गिवन होता है उसमें उसको बताना पड़ता है, नोटिफाई करवाना पड़ता है, ठीक है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, ठीक है, अंडर सेक्शन 47 ये वाला दिया हुआ है क्लोज। ओके, कहते क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है उसको 50,000 का कंपनसेशन डेथ पर मिलेगा और 25,000 का इंजरी पर मिलेगा, ठीक है, और विदाउट एनी फॉल्ट, चाहे उसका फॉल्ट है या नहीं है तो उसको ये मिलेगा। अ क्लाइमेट में आइदर सी कंपनसेशन अंडर सेक्शन 140। जो क्लाइमेट है जो क्लेम कर रहा है बंदा वो अंडर सेक्शन 140 अगेंस्ट अपना वो विदाउट नो फॉल्ट वो क्लेम अपना कंपनसेशन ले सकता है, ठीक है। या तो कहते वहाँ पे एक फार्मूला डिस्क्राइब्ड होता है एक्ट में सेक्शन 163A के अकॉर्डिंग, या उस स्ट्रक्चर्ड फार्मूले के बेसिस पे वो अपना कंपनसेशन ले सकता है। कहते जो क्लेमेट है उसका ऑप्शन रहता है कि वो ट्रिब्यूनल जो जुडिशरी है उसको अपने एरिया में, मतलब वो अपने हिसाब से जुडिशरी को डिसाइड करे, ठीक है। तो वो कह सकते हैं कि इन विच द एक्सीडेंट अक्कर वो उस वहाँ पे चूज़ कर सकता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ, या जहाँ पे वो रहता है, या जहाँ उसका बिजनेस है, या वेयर द डिफेंडेंट रेजिडेंस है, या जहाँ पे डिफेंडेंट है उसका वो वहाँ पे रेजिडेंट है, अंडर द सेक्शन 166। कहते जो विक्टिम है हिट एंड रन केसेस में वेयर द आइडेंटिफाई ऑफ व्हीकल कैनॉट बी एक्सट्रेंड, ठीक है, द इंश्योरर आर लाइबल, जहाँ पे वह हिट एंड रन केसेस में व्हीकल का पता नहीं होता है कि हाँ जी कौन सा था व्हीकल, तो उस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कंपनसेशन पे करेगी फ्रॉम सॉलिटम फंड में, ठीक है, अंडर सेक्शन 61 में आया लिखा। द ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट पेमेंट टू द इंटरेस्ट ऑन द अवार्ड एट द रेट्स एंड फ्रॉम द डेट्स ऑफ स्पेसिफाइड बाई इट अंडर सेक्शन 171। कहते द ट्रिब्यूनल शैल अरेंज, जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है और डिलीवर करता है कॉपीज़ अवार्ड की दोनों पार्टीज़ को, और 15 डेज़ का पीरियड भी डिसाइड करता है, ठीक है, डेट ऑफ द अवार्ड अंडर सेक्शन 168 लिखा है, ठीक है। तो पर्सन लाइबल जो होता है वो सेटिस्फाई करता है उस अवार्ड को, ठीक है, विद इन 30 डेज़, ठीक है, वो अंडर सेक्शन 168 है। अमेंडमेंट, द मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 में एक अमेंडमेंट हुई थी, लेटेस्ट अमेंडमेंट, सॉरी, ओके, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है कहते हैं 7 जनवरी को 2015 को हुई। क्या हुआ कि उसमें इंसर्ट हो गया ई कार्ट रिक्शा, ठीक है, जो रिक्शाज थे बैटरी वाले वो उसमें ऐड हो गए थे, ठीक है। वो था कि वो 2000 वॉट से उसकी वोल्टेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कैपेसिटी 2000 वॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो वो गुड्स के लिए यूज़ हो या पैसेंजर के लिए, ठीक है। और जो प्रॉपर जो उसका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अकॉर्डिंग वो ड्राइव करें, तो वो अमेंडमेंट हुई थी 2015 में। सेटलमेंट थ्रू अल्टरनेटिव फोरम, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था 1987 ने, उसने एक लीगल सर्विस कमेटी बनाई, लोक अदालत, ठीक है, बाय द लीगल सर्विस कमेटी, लोक अदालत थी बाय लीगल सर्विस कमेटी, जो प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है, या तो कॉम्प्रोमाइज़ करवाती थी या सेटलमेंट करवाती थी जो डिस्प्यूट होते थे इंश्योरेंस में, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ केस एनी पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट विच द लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज्ड। ओके, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड क्लेम कंसिलिएशन कमिटीज़,
और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने भी एक इस्टेब्लिश की थी क्लेम कॉन्सिलेशन कमेटी एंड जल्द राहत योजना, जो नेगोशिएट करवाती थी सेटलमेंट्स। बट कहते जो अवार्ड बाय दीज वुड नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट, कोई वो कैरी नहीं करते थे इंटरेस्ट को, इसीलिए जो सेटलमेंट्स होती थी, ठीक है, अबब अनेबल द कंपनीज टू सेव इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। जो अबब वाले वे थे, ठीक है, द सेटलमेंट थ्रू द अबब, ठीक है, अवेज, वो उनका इंटरेस्ट सेव करते थे और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी। नेक्स्ट है इंडियन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल, IMTPIP। कहते हैं दिसंबर 2006 में IRDA ने एक डायरेक्शन इशू की जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि वो अपना पार्टिसिपेट करें एक पूल में, ठीक है, एक पूल अरेंजमेंट बनाई ओनली फॉर ऑल मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, ठीक है। तो उसको GIC को नॉमिनेटेड किया गया IRDA के द्वारा और उसको GIC को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया उस पूल अरेंजमेंट का। तो जो पूल अरेंजमेंट थी वो स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2007 से मार्च 2012 तक। उसके साइलेंट फीचर हैं, तो GIC है तो वो कहते जो सैचुरेटी सेशन था, ठीक है, जो उनके शेयर्स थे वो GIC को रिसीव्ड बाय इट, उसने रिसीव किए करेगा, कहते। एंड ऑल अदर मेंबर्स, जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी थी, ऑल अदर मेंबर्स थे, ठीक है, वो सीड करेंगे उस पूल में अपने ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम GDP अकॉर्डिंग, ठीक है, वो उस पूल में अपना प्रपोर्शन शेयर करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कहते हैं जो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल थी उसने अपॉइंट की एक कमेटी जो डिटेल्ड जो ले डाउन जो उसने रिपोर्ट बनाई डिटेल्ड अंडरराइटिंग पॉलिसी और प्रोसीजर की और साथ ही साथ डिटेल्ड क्लेम प्रोसेसिंग प्रोसीजर की। तो ये जो पूल है, कहते जो पूल बना था वो हैंडल सिर्फ कहते ओनली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाया गया था, ठीक है, वो कमर्शियल व्हीकल्स क्लेम्स कवर करने के लिए जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के, ठीक है। तो GIC एज ए पूल एडमिनिस्ट्रेटर, तो जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को एज ए पूल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया और उसने एक IT सिस्टम इस्टेब्लिश किया जिसकी जो सारा पॉलिसीज़ का डाटा और प्रीमियम क्लेम वगैरह सारा इकट्ठा करता था, ठीक है। कहते हैं एज़ पर द IRDA नोटिफिकेशन, तो एक नोटिफिकेशन आया 22 मार्च 2012 को जिसने उसको जो सिस्टम बना था पूरा इंडियन मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पूल का, तो उसको डिसमेंटल कर दिया, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग IMTPIP है ना, तो उसको डिसमेंटल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और विद द इफेक्ट ऑफ 31 मार्च 2012। नेक्स्ट है मोटर थर्ड पार्टी डिक्लाइंड रिस्क पूल, IMTPDRP, ठीक है। कहते जो उसको कंसीडर किया गया जैसे नेचर ऑफ एक एक्ट था लाइबिलिटी का, एक्ट ओनली लाइबिलिटी पॉलिसी अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, उसको देखते हुए तो उसके जो अथॉरिटी ने उसके ऑर्डर को वाइड किया और 23 दिसंबर 2011 को इंडियन मोटर थर्ड पार्टी डिक्लाइंड रिस्क पूल को बनाया गया फॉर द कमर्शियल व्हीकल एक्ट ओनली इंश्योरेंस, ठीक है। इसको कॉमनली कहा जाता था डिक्लाइंड रिस्क पूल, DR पूल। कहते ये स्टार्ट हुआ, इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 2012 से। ये देखो जो डेट्स होती हैं, ठीक है, जो भी डेट्स हैं तो ये याद रखने वाली हैं कि कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हुआ, ओके। तो कहते जो इस अंडर दिस इसके अकॉर्डिंग कहते जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसको राइट मिला कि वो रिफ्यूज़ कर सकती थी या डिक्लाइन कर सकती थी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को अगर उनको लगता था कि हाँ जी इसमें इस एसेट में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, अंडर राइट करने में। और वो जो डिक्लाइंड व्हीकल था, ठीक है, उसको इस पूल में रखा जाता था, ठीक है, उसको सीडेड किया जाता था या ट्रांसफ़र किया जाता था टू द डिक्लाइंड पूल, ठीक है। जो रिमेनिंग व्हीकल्स थे, कहते जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो फ्री हो जाती थी अपना रिस्क इंडिपेंडेंटली मैनेज करने में, ठीक है। कहते इसका मतलब दिस मीन डिफरेंशियल प्राइजिंग सिस्टम और प्राइजिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द क्लेम्स एज फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट वुड इवॉल्व। और काफ़ी चीज़ें सामने निकल के आई जैसे प्राइस सिस्टम बेस्ड, ठीक है, क्लेम्स एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट कितनी बार हो रहा था, ये चीज़ें उस पर डिपेंड करने लगी। कहते हैं इन द मीन टाइम
जो इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया उसमें नोटिफाई किया गया डेट को 23 मार्च 2015 को कि जो थर्ड पार्टी बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, उसको मैंडेट कर दिया गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ठीक है, कि हाँ जी आपका इतना वो रहेगा। और जो IRDA ने इशू अपना किया एक रेगुलेशन 2050 में कि हाँ जी इंश्योरर्स टू अंडरराइट मिनिमम ऑब्लिगेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मोटर थर्ड पार्टी बिजनेस, और उनका मोटर थर्ड पार्टी बिजनेस वहाँ पे फिक्स कर दिया कि हाँ जी इतना बिजनेस रहे। GIC काउंसिल एंड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पूल, GIC काउंसिल एंड जो अदर मेंबर थे उस अथॉरिटी के, उन्होंने एक्सप्रेस किया कि हाँ जी एक काम के लिए दो लॉ है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि अभी मैंडेट हो गया था लॉ बाय की थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन की वजह से, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी की, इसीलिए उन्होंने जो क्या किया ऑन द एग्जामिनेशन अभी उनके सजेशन पर, ठीक है, जो अथॉरिटी ने डिसाइड किया इस जो इंडियन मोटर थर्ड पार्टी डिक्लाइंड रिस्क पूल था इसको डिसमेंटल करने का फॉर द कमर्शियल व्हीकल एक्ट ओनली इंश्योरेंस, जो ख़त्म हो गया, डिसमेंटल हो गया 1 अप्रैल 2016 को। तो ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2012 को और 2016 तक ये ख़त्म हो गया एक। हाँ जी, अभी क्या है कि जर्नल इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर को डिनाई नहीं कर सकती, करेंगी, और अगर कोई रिफ्यूज़ल होती है, कोई डिनाई होता है थर्ड पार्टी को, तो उसको सीरियसली लिया जाएगा और उसको ट्रीटेड किया जाएगा एज ए रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस।